सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पर फर्स्ट पेपर के राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज। अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में हम दो पार्ट में यहाँ पर पढ़ेंगे इनको। तो आज हम पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, फिर अगली क्लास में हम दूसरा पार्ट भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जितने भी फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर प्रश्न है सभी को हम हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो एक शिक्षक को बालक को समझने के लिए, उसकी सभी अवस्थाओं के बारे में जानने के लिए, किस अवस्था में उसकी बुद्धि किस प्रकार की होती है, उसकी रुचि किस प्रकार की होती है, किस तरीके से एक बच्चे को हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, ये सब चीजें हमें बाल मनोविज्ञान ही सिखाता है। तो अब बच्चे के मन का विज्ञान पढ़ने के लिए, यानी कि बच्चे के मन को समझने के लिए हमें बाल मनोविज्ञान आना ही चाहिए। तो इसीलिए अगर हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से हम जो भी हम समझाएं उस बच्चे को समझ में आ जाए, तो इसके लिए बाल मनोविज्ञान की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, खासकर छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, 2023 के एग्जाम में आप देखिए ये सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हो, सब पूछे हुए हैं। तो जब आप सीरीज सॉल्व करते हो तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप सॉल्व करते जाते हो। तो इस तरीके से जो आपका कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ता जाता है और एग्जाम के लिए आप और अच्छे से प्रिपेयर करते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। रुचि का शैक्षिक महत्व क्या है? तो शिक्षण विधि सहायक सामग्री विषय वस्तु को रुचिकर, सरल, स्पष्ट व बोधगम्य बनाने में मदद करती है। तो जब किसी विषय में हमारी रुचि होती है, यानी कि हमें कोई विषय अच्छा लगता है, तो उस विषय को शिक्षक पढ़ाते हैं तो हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उस विषय में हमारा इंटरेस्ट होता है। तो अगर किसी विषय में इंटरेस्ट नहीं है तो वो शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है वो किस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से वो आपको पढ़ाते हैं कि आपको समझ में भी आता है और आप अच्छे से विषय को समझते भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है? तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, यानी कि बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का भावात्मक विकास, बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास, बच्चे का नैतिक विकास, बच्चे का आध्यात्मिक विकास, किसी भी प्रकार से बच्चे का सांस्कृतिक विकास, ये सब शिक्षा से ही संभव है, जब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है। इसीलिए जब व्यक्ति को ये सारी चीजें मिलती हैं तभी उसका व्यक्तित्व अच्छा बन पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। तो रॉबिन्स के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति के सूझबूझ द्वारा समस्या का समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। यानी कि ये बुद्धि ही होती है जो हमारे पास्ट के अनुभव होते हैं, जो हमने अपने भूतकाल में जो अनुभव किए होते हैं, जो चीजें हमने पहले सीखी हुई होती हैं, उन्हीं चीजों का प्रयोग करके जो हमारे जीवन में आगे जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। जो हमने अपने जीवन में पहले सीखा हुआ होता है, उन्हीं चीजों को या उन्हीं बातों को सोच समझ करके हम क्या करते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं। आगे के समय में कोई भी फैसला लेते हैं तो हम सोचते हैं कि इस डिसीजन का आगे क्या फर्क पड़ेगा, फ्यूचर में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो बुद्धि आपको समझ में आ गया होगा कि सोचने समझने की एक तरीके से क्या होती है, क्षमता ही होती है जो बुद्धि होती है। शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो शैशवावस्था में जो बच्चों का शारीरिक विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। आप देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर के 5 साल तक, 5 ईयर तक उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज, उसमें भी जन्म से लेकर के 2 से 3 वर्ष तक देखोगे आप, बच्चे की हाइट हर साल चेंज होती है और दोहराने की प्रवृत्ति होती है। अपने माता पिता की बातों को दोहराते हैं, अपने घर में लोगों की नकल करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अधिगम अंतरण क्या है? तो वह ज्ञान जो एक स्थिति में सीखा हुआ दूसरे स्थिति में सीखे हुए ज्ञान को सकारात्मक प्रभावित करता है, उसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हमें साइकिल चलाना आता था, साइकिल चलाना हमें, जब हम बाइक चलाना सीख रहे हैं
तो जो हमने साइकिल चलाने में जो हैंडल चलाना ये सब चीजें हमने सीखा था वो बाइक चलाने में भी काम आ रहा है। तो एक तरीके से साइकिल चलाने में सीखी हुई जो स्किल थी, जो एक तरीके से सीख थी, वो हमें बाइक चलाने में काम आ रही है। तो ये क्या हो गया? अधिगम का स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 7 है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वे क्या कहलाते हैं? वे अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जित भी लिख सकते हैं, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, या फिर व्यक्तिगत प्रेरक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है वह क्या कहलाती है? तो वह मोटिवेशन ही होता है, प्रेरणा ही होती है जो किसी काम को करने या ना करने के लिए क्या करती है? बाध्य करती है हमें। अगर हमारे अंदर किसी काम को करने की प्रेरणा होगी, मोटिवेशन होगी, तो चाहे जैसे उस काम को हम कर लेंगे। और अगर उस काम को करने का कोई मोटिवेशन या कोई कारण ही नहीं होगा तो उस काम को हम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे पता है कि कोई एग्जाम है, इस एग्जाम को देने के बाद हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो हम इस एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर लाने के लिए दिन रात एक कर देंगे, दिन रात हम पढ़ाई करेंगे कि किसी तरीके से ये एग्जाम निकल जाए और इस परीक्षा को पास करने के बाद हमारी जो लाइफ होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हमें एक मोटिवेशन मिल रहा है कि हमें क्यों एग्जाम की तैयारी करनी है, क्यों पढ़ना है। और जब हम किसी काम में क्यों ढूंढ लेते हैं कि इस काम को हमें क्यों करना है, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी होती है? तो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था मानी जाती है और इसे हम प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं या विद्यालय जाने की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो संवेदीय पेशी अवस्था, इसके अलावा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके अलावा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये संवेदी गामक अवस्था जो होती है ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? तो अधिगम को, यानी कि सीखने को ये सभी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, पावलो द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था, यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? तो पावलो द्वारा प्रयोग के संदर्भ में अंत में अनुकरण होना पाया गया था। तो पावलो ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था और जैसे ही घंटी बजाते थे तो कुत्ते के मुंह से लार टपकती थी और फिर उसको भोजन दिया जाता था, उसको खाना दिया जाता था खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यूपी टेट में भी कई बार पूछा गया है। तो बुद्धि लब्धि IQ बराबर क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, CAT का निर्माण किसने किया था? तो CAT परीक्षण का निर्माण लियोपोल्ड वैलक ने किया था और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का निष्पादन किसने किया था? तो सीखने का नियम जैसे ही आपको कहीं दिखेगा आपको तुरंत समझ जाना है कि सीखने के 3 नियम किसने दिए थे? 3 मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। और थॉर्नडाइक ने कौन कौन से नियम दिए थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अवर्गीकृत या अनग्रुप डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ये मैंने क्लास में आप लोग को बताया ही है, m = n+1/2वां पद। बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आसानी से आप माध्यिका निकाल पाओगे विषम संख्या होने पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता तथा आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसके प्रमुख लक्षण है? तो अच्छे व्यक्तित्व के ये सब क्या है? लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? तो सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना वक्र के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? तो बालक की वृद्धि के विषय में समस्त विद्वान एकमत हैं, परंतु इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि बालक की वृद्धि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्थिरता प्राप्त करके रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, टीएटी का संबंध किससे है? तो टीएटी का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से है, जिसका प्रतिपादन मरे एवं मार्गन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? तो स्मृति मतलब याद रखना, पूर्व अनुभवों को संजो कर रखना। जो अच्छी अच्छी बातें हमारे जीवन में घटित हुई होती हैं वो सब चीजें हमारे दिमाग में याद रहती हैं। तो पूर्व अनुभव को संजो कर रखना तथा समय आने पर याद दिलाना ही स्मृति का मुख्य कार्य है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है? सक्रिय विस्मृति का कारण व्यक्ति है, वह स्वयं ही किसी बात को भूलने का प्रयास करके उसे भुला देता है। फ्रायड के अनुसार हम विस्मृति की क्रिया द्वारा अपने खुद के अनुभव को स्मृति से निकाल देते हैं। फिर है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का अर्थ मौलिकता से लिया जाता है। मौलिकता मुक्त साहचर्य है। सृजनात्मकता में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है। उस कार्य को सृजनात्मक कार्य कहते हैं जिस कार्य का परिणाम नवीन हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यक्तित्व को परिभाषित करिए या व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचों, व्यवहार के स्वरूपों, रुचियों, अभिवृत्तियों, संघटकों, योजनाओं तथा अभिरुचियों के सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती है। यानी कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसका किस प्रकार का व्यवहार है, उसकी किस प्रकार की रुचियां हैं, किस प्रकार की उसकी आदतें हैं, किस प्रकार की वह उसके सराउंडिंग, उसके आसपास के लोग हैं, किस तरीके से वह अपना कार्य करता है। इन सारी बातों पर उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो निर्भर होता है। और ये देखिए, लगातार 2 सालों में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो व्यक्तित्व की परिभाषा आपको आलपोर्ट की परिभाषा तो व्यक्तित्व की याद ही होनी चाहिए, क्योंकि आलपोर्ट की जो परिभाषा है उसको लगभग सभी मनोवैज्ञानिकों ने माना है और मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया भी। ये पूरा का पूरा पेपर मैंने पढ़ा के खत्म कर दिया। अगर आपने नहीं पढ़ा है फर्स्ट पेपर तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, रोडसा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? तो हरमन रोडसा ने रोडसा परीक्षण का आरंभ 1960 में प्रारंभ कर दिया था। तो दोस्तों, रोडसा परीक्षण जो है ये हरमन रोडसा ने किया था और ये 1921 में आरंभ किया था। तो यहाँ पर ये सही कर लीजिए आप लोग, ये 1921 में इन्होंने स्याही धब्बा परीक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? तो जब पृथक प्राप्तांकों के योग से प्रतिनिधित्व प्राप्तांक प्राप्त करने हो तब हम मध्यमान का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो कॉर्नर के अनुसार मध्यांक समग्र श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यांक से अधिक और दूसरे भाग में सभी उससे छोटे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग होते हैं? तो 3। 2018 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व उस व्यक्तित्व को कहते हैं या उस व्यक्ति को कहते हैं जो आत्मचिंतन अधिक करता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का होता तथा कम सामाजिक रहता है, जैसे कि लेखक हुए, कवि हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से लेकर के 109 या 90 से लेकर के 110 भी होगा टर्मन के अनुसार। तो ये क्या है? सामान्य बुद्धि लब्धि है, ये सामान्य आईक्यू है। सामान्य बच्चों की आईक्यू होती है 90 से लेकर के 110 के बीच। क्वेश्चन नंबर 33 है, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो मरे एवं मार्गन ने किया था। टैट परीक्षण का निर्माण अभी आपने देखा भी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। तो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। इसके अलावा अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये भी आपको मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो हल का मत है कि सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए।
तो वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान व प्रक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना या अधिगम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधन के 2 कारण लिखिए। तो देखिए, बच्चे भाषा सीख रहे हैं, अचानक कुछ ऐसी समस्या आती है कि वो भाषा को नहीं सीख पाते हैं, तो ध्वनि दोष के कारण भाषा विकास में अवरोधन उत्पन्न हो जाता है, या बोलने के अंगों में दोष के कारण भी भाषा विकास में अवरोधन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, हो सकता है बच्चा हकलाता हो या सही से बोल ना पाता हो। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। 2018 में देखिए कितना आसान सा प्रश्न पूछा था। क्वेश्चन नंबर 39 है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियम दिए हैं? सीखने के जो नियम है वो कितने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने 3 दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो 3 नियम दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भूख, प्यास, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, ये हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, ये अर्जित अभिप्रेरक है या अभिप्रेरणा है। बाकी क्या है? जन्म से ही, प्यास, भूख, नींद, ये सब हमें जन्म से ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? कोई चीज हमने सीखा था पास्ट में अपने, लेकिन अब अगर उस काम को करने को कह दिया जाए तो हम नहीं कर पाते हैं, तो यही क्या है? विस्मृति, यानी कि भूलना है। 2018 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो जो सबसे अधिक बार यानी कि बार बार आएगा वो क्या होगा? बहुत बार। बार बार मतलब बहुत बार, यानी कि बहुलांक। क्या कहलाएगा? बहुलांक। क्वेश्चन नंबर 43 है, परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन करना ही क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। और ये कल्पना की परिभाषा भी है कि जो वस्तुएं हमारे सामने नहीं है उनके बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी? कल्पना। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, देखिए 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए, अथवा सीखने के स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, अथवा अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। 2018 में, 2019 में, 2023 में सेम यही प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो सीखने के स्थानांतरण से आशय है कि किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। या इस तरीके से अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हो कि एक जगह से सीखा हुआ ज्ञान, या एक जगह पर जो हमें चीजें सिखाई गई होती हैं, जब हम उसी ज्ञान का उपयोग दूसरी जगह पर करते हैं तो यही क्या होता है? सीखने का स्थानांतरण। एक स्थिति में या एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब हमें दूसरी परिस्थिति में भी काम आ रहा है तो यही क्या हो गया? सीखने का स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 46 है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। 2018 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या होता है? तो नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिक मतलब एक एक बच्चे का यहाँ पर बुद्धि परीक्षण करेंगे, सामूहिक में 2, 4, 6, 10 का ग्रुप बना करके करेंगे। तो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत रूप से होता है, एक एक बच्चे को बुला करके उसका हम परीक्षण करते हैं, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में समूह में 5 का ग्रुप है, 8 का ग्रुप है, 10 बच्चों का ग्रुप है, एक ग्रुप साथ में आ रहा है और उससे साथ में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, पाउलो ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो पाउलो ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीजों को सीखता है, यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो ये तत्परता का नियम कहलाता है। 2018 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 50 है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तिगत गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होना क्या कहलाता है? व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। ठीक है, हर व्यक्ति दूसरे से अलग होता है, उसकी शारीरिक बनावट कुछ अलग होती है, बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है, एक दूसरे से रुचियां, एक दूसरे के इंटरेस्ट अलग, किसी को साइंस पसंद है, किसी को मैथ पसंद है, ठीक है, किसी को ड्राइंग अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे से अलग है और इसे ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है?
तो यह योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। क्या कहलाती है? सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो बालक के विकास का प्रभाव न केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर पड़ता है बल्कि उसके हार्मोनों में भी परिवर्तन आता है, जिसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। इससे न केवल वह शारीरिक रूप से परिवर्तित तथा विकसित होता है बल्कि मानसिक रूप से भी परिवर्तित होता है। 2019 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। तो बाल विकास के सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास एक समान नहीं होता। अवस्था सिद्धांत बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उसके विकास की व्याख्या करते हैं, जबकि प्रक्रिया सिद्धांत यह बताते हैं कि बालक के विकास को प्रक्रियाओं के आधार पर बांटकर भी उसके विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जो शैशवावस्था होती है, जो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था, इसमें बच्चों को शिक्षा, देखिए शैशवावस्था में बालक को दी जाने वाली शिक्षा उसके भविष्य के विकास की नींव का कार्य करती है। इस समय उसे भाषा, आचार विचार, नैतिकता, आदत निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे बच्चे के अंदर कैसे व्यवहार करना है, कैसे बड़ों से बातचीत करनी है, कैसे कोई चीज, कैसे नैतिकता का पालन करना है, सच बोलना, ये सब चीजें बच्चों को बचपन से जब सिखाई जाती हैं तो बड़े होकर के वो ऐसा ही करते हैं। यानी कि जो चीजें बचपन में जो संस्कार बच्चों को दे दिए जाते हैं वो जीवन भर उनके साथ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। तो बाल्यावस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियां प्रौढ़ होने लगती हैं। बाल्यावस्था में बालक संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ लिखिए। तो बालक के ज्ञान का विकास होता है, बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। तो देखिए अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है और इसके माध्यम से छात्र का अधिगम अच्छा हो सकता है। इस विधि में कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन तथा विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं और ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, ये बड़े बच्चों के लिए है, जहां पर हम किसी समस्या का समाधान सम्मेलन यानी कि मीटिंग बुला करके या विचार गोष्ठी करके उस पर हम चर्चा करके उसका हल ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, बुद्धि लब्धि का सूत्र फिर बहुत बार हर साल लगभग आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यही है सूत्र। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय बताइए। तो विस्मृति को कैसे कम कर सकते हैं, यानी कि भूलने को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो किसी वस्तु को स्मरण करने में पूर्व ध्यान होना चाहिए, पूर्ण ध्यान होना चाहिए। जब पूरा मन लगेगा तभी हम उस कॉन्सेप्ट को याद कर पाएंगे जो हमने पहले सीखा हुआ होता है। और स्मरण के पश्चात कुछ विश्राम करना चाहिए। अगर लगातार आप पढ़ते रहोगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जो आपने पढ़ा है वो भूलने लगेगा। तो इसीलिए पढ़ाई के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप लेना भी जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रतिद्वंदिता से आप क्या समझते हैं? जब कोई व्यक्ति विभिन्न समूहों या व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रयास करता है तो उसे प्रतिद्वंदिता या कंपटीशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताएं। तो सीखने में पठार जो कारक होते हैं वो प्रेरणा का अभाव, यानी कि बच्चे के अंदर धीरे धीरे सीखने की प्रेरणा ही खत्म हो गई है। अभ्यास का अभाव, बच्चा अभ्यास भी नहीं कर रहा है तो इसकी वजह से सीखने में पठार आ जाता है, यानी कि बच्चा उसके बाद आगे सीख ही नहीं पा रहा है। अब इस पठार को हम दूर कैसे कर सकते हैं? विभिन्न साधनों किसे अभिप्रेरण द्वारा, यानी कि बच्चे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करके, शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर करने के उपाय बताकर, आदतों को सुधारने का प्रयास करना। इसके अलावा विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना जिससे बच्चे अच्छे से सीख पाएं। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? देखिए 2023 के एग्जाम में भी यही प्रश्न पूछा गया है, 2022 के एग्जाम में भी यही प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। और पहला ही प्रश्न अभी मैंने आप लोगों को बताया है इसी क्लास में। तो शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, बाल मनोविज्ञान शिक्षक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
दूसरा है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इससे शिक्षक रुचि, क्रिया व खेल के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण पद्धति का उपयोग करता है। फिर है बाल मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें पहला है शारीरिक विकास की तीव्रता। बालक के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। लंबाई तथा भार में वृद्धि होती है। शरीर के अन्य अंगों व मांसपेशियों का भी विकास तीव्र गति से होता है। अपरिपक्वता, इस अवस्था में शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। स्वाभाविक रूप से वह धीरे धीरे पालन पोषण द्वारा परिपक्व होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है। तो ब्लेयर, जोनस और सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। यानी कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था को हम कहते हैं किशोरावस्था। और ये बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था होती है, आप लोगों को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 65 है समायोजन क्या है। तो गेट्स व अन्य के अनुसार समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलन रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। 2022-2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी कि यह क्या है, एक तरीके की प्रक्रिया है जो व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए वह व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक विकास का तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करता है, सामाजिक नियमों के अनुरूप अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव करता है तथा लोगों के प्रति अच्छे सामाजिक संबंध स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 67 है आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है। तो ये किशोरावस्था में, जो लड़के होते हैं खासकर, इनकी आवाज भारी होनी शुरू हो जाती है किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 68 है कल्पना से आप क्या समझते हैं। कल्पना मनुष्य को नवीन आविष्कार करने, साहित्य सृजन, नव निर्माण आदि की देन है। कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिसमें गत अनुभवों को या तो उन वस्तुओं को जो सामने उपस्थित नहीं होती हैं उसे नवीन रूप से संगठित करके या सजा कर पुनः स्मरण किया जाता है। कल्पना में स्मृति का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। कल्पना संवेदन, प्रत्यक्षीकरण एवं स्मृति पर आधारित होते हुए भी एक स्वतंत्र क्रिया होती है। या हम कह सकते हैं कि जो वस्तुएं हमारे सामने नहीं होती है, परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन ही क्या होता है, कल्पना होता है। जो हमारे सामने नहीं है उस वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है रुचि के भेद बताइए। तो रुचियां 2 प्रकार की होती हैं, जन्मजात और अर्जित। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के प्रति रुचि, रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में प्रकट होती है। जैसे गणित के सूत्रों को हल करने में, दर्शन तथा तर्कशास्त्र के विषयों को समझने में, साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्यानुभूति में यही बुद्धि कार्य करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा टोटल 70 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, सारे प्रश्न भी समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो लाइक करके जाइएगा वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके लिए क्लासेस लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। यहाँ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी की सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की नोट्स, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज, फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेंगे। रतन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी क्लासेस सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐप के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और पिछली क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है, इस विषय की पूरी क्लासेस जो मैंने पढ़ाई है बाल विकास की नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।